अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है, जिस तरह से पहले मैंने बताया सोशल एंग्ज़ायटी। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एंग्ज़ायटी क्या है, शाइनेस क्या है, फ़ियर क्या है और फिर हम कौन-सा क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए जिसकी बेस पे हम कह सकें कि जी हाँ जी कोई बंदा सोशल एंग्ज़ायटी में सफ़र कर रहा है, ठीक है? सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है हमारे पास, ये भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आता है और DSM-5 में इसको इंक्लूड किया गया है। तो आजकल अगर जो है कि नॉर्मल अगर कोई शाय है, ठीक है? या उसको किसी चीज़ का फ़ियर होता है तो ऑटोमैटिकली हम उसको ये कह देते हैं कि जी सोशल एंग्ज़ायटी में सफ़र कर रहा है या मुझे बहुत ज़्यादा सोशल एंग्ज़ायटी है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमें या इस चीज़ को कहने के लिए, इस टर्म को यूज़ करने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि एंग्ज़ायटी क्या है, सोशल एंग्ज़ायटी क्या है और फिर हम या कह सकते हैं कि जिस नॉर्मल उसको शाइनेस थी, उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? तो हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि एंग्ज़ायटी क्या है, एंग्ज़ायटी क्या चीज़ होती है? तो एंग्ज़ायटी को अगर समझा जाए तो एंग्ज़ायटी हमारे पास एक फ्यूचर ओरिएंटेड लॉन्ग एक्टिंग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? जो कि हमारी थ्रेट को डिफ्यूज़ कर रहा होता है, जिसमें हम लोग सिर्फ़ जो है कि अगर वो चीज़ स्टिमुलस प्रेज़ेंट नहीं है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस हम उसको कह रहे होते हैं कि जी एंग्ज़ायटी है। अब जो है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है एंग्ज़ायटी के फ्यूचर ओरिएंटेड के साथ ये लिंक कर रही होती है। अब फ़ियर क्या चीज़ है? फ़ियर यानी कि कोई स्टिमुलस प्रेज़ेंट है और ये प्रेज़ेंट के ऊपर बेस करता है हमारा फ़ियर, ठीक है? अगर एक डॉग है, डॉग अगर आपके सामने है ना, तो ऑटोमैटिकली जब ये एक नेचुरली बात है कि जी हमें कुछ चीज़ों से जिस तरह से बचपन में डराया जाता है, ठीक है? तो वो आगे डेवलप हो रहा होता है जिस तरह से बच्चों को हम डरा रहे होते हैं, जी बिल्ली आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ जो है कि साथ-साथ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस कोई स्टिमुलस प्रेज़ेंट नहीं है। फिर भी हमें एक खौफ महसूस हो रहा होता है, ठीक है? अब जो है कि बाय द जजमेंट ऑफ अदर दूसरे हमें कैसे जज करेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे बोलूँगी, तो वो अब जो है कि कोई चीज़ प्रेज़ेंट है ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थ्रेटनिंग हो रही होती है। एक सिचुएशन है जो अभी आनी है, उससे आने से पहले हमें जो खौफ महसूस हो रहा है, वो बेसिकली उसको कहते हैं हम एंग्ज़ायटी। ठीक है? अब जिस तरह से सर का जो लास्ट वेबिनार हुआ था वो फ़ियर के ऊपर था और सर ने काफ़ी अच्छा इस चीज़ को क्लियर किया था कि फ़ियर क्या चीज़ है? फ़ियर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अब फ़ियर क्या है लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए हमें किसी चीज़ से खौफ़ महसूस होता है और वो खौफ़ किसी ऐसी चीज़ से होता है यानी कि कोई गोल है, कोई अचीव करना है हमने या हमारे सामने वो चीज़ है, हम उससे खौफ़ खा रहे होते हैं, ठीक है? अब अंधेरा है अब अंधेरा है तो जी हमें बाहर जाने से खौफ़ आता है। हमें डर लगता है। लेकिन एंग्ज़ायटी क्या है कि जी अच्छा रात को अंधेरा हो जाएगा, मैं बाहर कैसे जाऊँगा? अभी अंधेरा हुआ नहीं है। सिर्फ़ उसके नाम से ही वो जो है कि प्रोवोक हो जाए हमारी चीज़ें, तो उसको कहते हैं एंग्ज़ायटी। अब जो है कि इसके बाद अगर हम देखा जाए कि शाइनेस क्या है? अब शाइनेस एक ऐसा हमारी पर्सनैलिटी का सिर्फ़ एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है? या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पर्सनैलिटी का, लेकिन वो क्या है कि हमारी फ़िज़िकल रिस्पॉन्स नहीं अराउज़ कर रहा होता। हमारी जो है कि फ़िज़िकल यानी कि हमारे बिहेवियर के ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहता। शाइनेस एक हमारी पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करें तो जिस तरह से इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, एक्सट्रोवर्ट पर्सन होते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं। लेकिन क्या है कि वो पर्सन ले उनकी जो सॉरी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है या उनकी जो डेली लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसके ऊपर वो चीज़ें अफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन एंग्ज़ायटी क्या है? एंग्ज़ायटी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर अफ़ेक्ट करती है। तो हम उसको कहते हैं कि जी ये एंग्ज़ायटी है। बेसिकली हम इस टर्म को जो डिस्कस करना था, वो ये था कि एंग्ज़ायटी के बारे में पता हो कि एंग्ज़ायटी क्या चीज़ है? शाइनेस क्या है और अगोराफोबिया क्या चीज़ है? ये जो छोटी-छोटी टर्म हैं, अगर हम इनमें जो है कि इनमें अगर हम डिफरेंशिएट कर कर लें, तो हम जो है कि जा सकते हैं कि जी एंग्ज़ायटी के ऊपर। अब अगर DSM-5 में देखा जाए, तो एंग्ज़ायटी के एक क्राइटेरिया दिया गया है। तो जब तक कोई भी डिसऑर्डर होता है, जब तक वो उसका क्राइटेरिया को फुली मीट नहीं कर कर लेता, हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा इस डिसऑर्डर में सफ़र कर रहा है।
ठीक है? तो आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है जी सोशल एंग्ज़ायटी। अब सोशल नाम से ही पता चल रहा है कि जी ऐसी जगह की एंग्ज़ायटी या ऐसी ये उस किस्म की एंग्ज़ायटी जहाँ पे आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आपने पब्लिक में जाना है, वहाँ पे बात करना है, कोई मीटिंग है, कहीं डेट है, कहीं पे भी आपका लाइक जॉब का इंटरव्यू है, तो वहाँ पे आपने जाना है। अब जाने से पहले आप नर्वस हो रहे हैं। ठीक है, आपने जाना है, हमने कहीं पे भी जाना है, हम थोड़े बहुत नर्वस ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या है कि जब हम वहाँ पे गए, हम ब्लैंक माइंड के साथ नहीं, वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने बोला, बात की, हम उसको एंग्ज़ायटी नहीं कह रहे। वो एक सिंपल जो है कि एक नर्वसनेस हो रही होती है, कहीं पे भी हमने जाना है, हमने नए बंदे से मिलना है, हमें उसको जानते नहीं हैं, वहाँ पे हम नर्वस हो रहे हैं, तो हम उसको एंग्ज़ायटी नहीं कहेंगे। वो एक सिंपल से होगा कि जी हम हमें थोड़ी-सी बेचैनी हो रही है, हम नर्वस हो रहे हैं। लेकिन अब एंग्ज़ायटी को अगर देखा जाए या सोशल एंग्ज़ायटी को देखा जाए, आपका जॉब इंटरव्यू है, आप वहाँ पे गए, आप टोटली आपकी बहुत अच्छी तैयारी थी, आप वहाँ पे जाके ब्लैंक माइंड हो गए। आपको पता ही नहीं है कि मैंने जा वहाँ पे जाके बोलना क्या है, ठीक है, आप रिलैक्स हो गए। थोड़ी देर बाद अगर आपने कुछ बोल भी लिया, आपकी जो है कि जॉब स्टार्ट हो गई, आपको हायर कर लिया गया। लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो आपकी नर्वसनेस, वो आपकी एंग्ज़ायटी वो बढ़ती गई बल्कि कम नहीं हुई। अब उसने जब वो बढ़ना था, अब वो जैसे आपकी एंग्ज़ायटी साथ-साथ इंक्रीज़ होती गई, उसने आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ पे अफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है? आपकी पब्लिक स्पीकिंग है, अब जिस तरह से जो लोग सोशल एंग्ज़ायटी में सफ़र कर रहे होते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। वो अगर किसी के साथ अब जो है कि ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स भी होते हैं एंजाइटी के बिहेवियरल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि फिजिकली वो कैसे अफेक्ट कर रही होती है फिजिकल रिस्पॉन्स भी होते हैं अब इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे नर्वस हो गया अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया अपनी ब्लशिंग करना लैक ऑफ आई कांटेक्ट हो गया ठीक है अब आपके फिजिकल रिस्पॉन्स क्या हो गए स्वेटिंग होना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई पाल्पिटेशन हो गई जर्किंग हो गई अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जी उसने फिज़िकली क्या अफ़ेक्ट किया, ठीक है? आप एक जगह पे गए, आपने वहाँ पे जाके बात की, लेकिन आप उसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाए, आप बात ही नहीं कर सके। तो इसको कहते हैं जी सोशल एंग्ज़ायटी। अब अगर हम डीएसएम में देखें, तो डीएसएम-5 में डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल में इसको इनलिस्ट किया गया है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें इसकी टाइप्स बताई गई हैं। तो सोशल एंग्ज़ायटी भी एंग्ज़ायटी की एक टाइप में से है, जिसमें जो है कि पब्लिक स्पीकिंग में मसला होता है। उसके साथ-साथ आपने कहीं किसी के सामने आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते, आप बात नहीं कर पाते। बात इस तरह से नहीं कर पाते, एक फ्लुएंसी के साथ आप बात नहीं कर पाते। या आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अब आपने जाना है कि जी हाँ जी, मेरा आज इंटरव्यू है, मैंने कहीं पे जाके बात करनी है या आप एक बंदे को जानते नहीं हैं, वहाँ पे आपने जाना है, उनसे बातचीत करनी है। लेकिन क्या है कि आप वहाँ पे बात ही नहीं कर पाए, ठीक है? अब किस वजह से बात नहीं कर पाए? फ़ियर ऑफ जजमेंट की वजह से, कि मैं बोलूँगा तो अगला बंदा मुझे क्या कहेगा? कैसे मुझे जज करेगा? यानी कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहा या जो है कि वो मुझे जज करेगा, मैं बाय लुक कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी जो कि हमारी सोशल एंग्ज़ायटी की तरफ हमें लेके जा रही होती हैं। अब अगर इसका देखा जाए क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 6 मंथ अगर एक बंदा पूरे कर रहा है, 6 मंथ उसको हो गए हैं, उसके साथ ये सिचुएशन हो रही है, तो हम उसे कहेंगे जी हाँ जी, ये सोशल एंग्ज़ायटी में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? नॉर्मली अगर देखा जाए अब अगर देखा जाए कि जी एंग्ज़ायटी इज़ एन इमोशन कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ टेंशन worried thought एंड फिजिकल चेंज लाइक इंक्रीज ब्लड प्रेशर ठीक है यानी कि फिजिकल चेंज क्या होगा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी पाल्पिटेशन होगी अच्छा जी आपकी लाइक जिस तरह से हम सेंसेशन बॉडी के अंदर बॉडी सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगी तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं सोशल एंजाइटी के क्यों क्योंकि आपने पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते इस तरह के लोग जो कि सोशल एंजाइटी में सफ़र कर रहे होते हैं अब उसके बाद अगर देखा जाए तो फ़ियर जिस तरह से मैंने बताया फ़ियर भी क्या है जो हमारे प्रेज़ेंट ओरिएंटेड होता है, शॉर्ट लाइफ़ रिस्पॉन्स होता है, क्लियरली आइडेंटिफ़ाएबल होता है। अब जो है कि सोशल एंग्ज़ायटी क्लियरली आइडेंटिफ़ाएबल नहीं होती।
ठीक है? अब इस तरह से एगोराफोबिया की बात करें, एक बंदा एगोराफोबिया में सफ़र कर रहा है, अब जो खुली जगह का जो खौफ होता है, अब ये नहीं है कि वो बात नहीं कर पाते, लेकिन वो किसी भी जी अच्छा सर। मैम, एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, जिसके अगर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं ना, वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ड्रॉप करते रहे। मैडम जी आप फ्री होकर सबके क्वेश्चन्स ले लेंगी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं लेगी, क्योंकि मैडम अभी अपना टॉपिक पूरा करके इंशाल्लाह 45 मिनट्स के बाद सबके क्वेश्चन लेगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मैडम जो समझा रही है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप ड्रॉप कर दें, ठीक है ना? साथ साथ कनेक्टेड रहें, साथ साथ मतलब के क्वेश्चन करते रहें, ताकि आप एक्टिव रहें। थैंक यू। तो तो हम बात कर रहे थे कि सोशल एंजाइटी पे, ठीक है? अब अगर हम इसकी कॉजेज़ के ऊपर जाएँ, तो कॉजेज़ अगर इसकी देखा जाए तो जेनेटिक तो होती ही होती है, जेनेटिकली लाइक अगर एक पेरेंट्स में था, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आएगा। लेकिन जो सोशल एंजाइटी है, उसके जो मेजर जो कॉजेज़ होते हैं, वो एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम इसका ऑनसेट देखें, तो ऑनसेट लाइक 18 टू 15 यंग एडोलसेंस की एज में सॉरी प्री एडोलसेंस जो एज होती है, उसमें जो है कि एंजाइटी के सोशल एंजाइटी के सिम्पटम्स आना या उसमें चांसेस होते हैं कि जी ये डेवलप हो सकती है, और गर्ल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है? बॉयज़ मेल। अब अगर जो है कि प्यूबर्टी की जब स्टेज आ रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अब किस वजह से होती है, अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर देखें, तो मेन चीज़ जो कोई भी एंग्ज़ायटी है, एग्रेशन है, कोई भी हमारी अगर इस तरह की जो साइकोलॉजिकल अगर बात की जाए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो अगर एनवायरमेंटल जो मैंने अपने इर्द-गिर्द देखा है या जो अगर रिसर्चेज़ भी इस पे हुई हैं, तो वो मेन चीज़ होती है जब हम अपना कंपैरिज़न दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? मेन कॉज़ जो इसकी होती है जब हम अपना कंपैरिज़न दूसरों के साथ करना शुरू कर देते हैं, लाइक अगर एक बंदा है उसने अगर इस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, तो अब हमने खुद को नहीं देखना कि ये ड्रेसिंग हमारे साथ कैसी लग रही है। हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि लाइक अगर उसने ये ड्रेसिंग की है तो मैं भी करके देखूँ, ठीक है? अगर वो इस तरह का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें अगर फ़ॉलो मतलब यूज़ कर रहा है, वो अपना रहा है, तो हम उसके साथ जब कंपैरिज़न अपना करना शुरू कर देते हैं, हम जब वो चीज़ें अपनानी शुरू कर देते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट ही नहीं कर रही, हमारी बॉडी के ऊपर सूट ही नहीं कर रही, उस टाइम एंग्ज़ायटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ अगर ओबेसिटी मेन जो ट्रिगर होते हैं एंग्ज़ायटी के जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं, उसमें ओबेसिटी भी आता है। अब अगर हम ओबेसिटी को देखें, ठीक है, ओबेसिटी एक चीज़ है कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए लाइक एक एज जो जितनी हमारी एज है एज के साथ उतना वेट होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि उतना वेट होना चाहिए, लेकिन क्या है कि अगर फिर भी कोई बंदा थोड़ा हेल्दी है, फैट है वो बंदा, तो वो क्या अब अगर हम अपने स्टार्स को देखें, तो वो अगर अब बहुत फ़ेमस स्टार्स भी हैं जो अपनी इस चीज़ को अपनी फ़िज़ीक को अपने टैलेंट के ऊपर हावी नहीं करने देते होने देते। लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने टैलेंट के ऊपर अपनी फ़िज़ीक को हावी कर लेते हैं, ठीक है? तो वो जब भी अगर पब्लिक स्पीकिंग होती है, कहीं पे जाना होता है, वो अवॉइड कर देते हैं उस सिचुएशन में जाने को। अब वो किस वजह से अवॉइड कर देते हैं बाय द फियर ऑफ जजमेंट, ठीक है? कि दूसरे हमें कैसे जज करेंगे। अब वो ये नहीं देख रहे कि मैं खुद को कैसे जज कर रहा हूँ। मैं खुद को नेगेटिवली जज कर रहा हूँ, मैं खुद को पॉजिटिवली जज कर रहा हूँ। बल्कि हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि दूसरे हमें कैसे जज कर रहे हैं। तो जब हम दूसरों के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, जब हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होते हैं, तो जितने भी अब डिप्रेशन है, डिप्रेशन भी जी इसी वजह से ही कॉज़ होती है, एंग्ज़ायटी है, तो एंग्ज़ायटी भी इसी वजह से कॉज़ हो रही होती है। चाहे एंग्ज़ायटी की कोई भी टाइप है, वो इस वजह से हो रही होती है। अब जब अगर एंग्ज़ायटी इस वज़ह से होगी तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा हम जैसा सोचते हैं हमारा ब्रेन वैसा ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, ठीक है? या हम जैसे सोच होते हैं हमारे ब्रेन हमारी बॉडी को जो मैसेज देता है हमारी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो ये छोटे-छोटे जो फैक्टर्स होते हैं, इसकी वजह से जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनमें इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। अब इस तरह से सेरोटोनिन है, ठीक है? गाबा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लेवल को कंट्रोल हमारी इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। तो जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है, वो ऐसे हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि एंग्ज़ायटी को या हमारी बॉडी को फिज़िकल रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर देते हैं।
तो अब जब कॉज़ल फैक्टर हम देखा जाता है, तो अब जो मेडिसिन भी इसकी दी जाती है ताकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका जो इम्बैलेंस हुआ हुआ है, उसको बैलेंस कर सकें। तो ये सारे अब जिस तरह से हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, अगर हम इसका लाइक स्ट्रक्चर की तरफ अगर जाएँ, तो हमारा जो एमिग्डाला है, ठीक है? तो वो हमारा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो हमारी इमोशंस को, हमारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये जब हम सारी जितनी भी गेम है, ये हमारी सारी सोचों की गेम है। ठीक है? हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज आता है वो हमारी थॉट्स की वजह से आता है। अगर जो है कि पर्सनैलिटी में चेंज आता है तो हमारी थॉट्स की वजह से आता है। सर ने बहुत अच्छा एक वेबिनार भी किया था। फर्स्ट था उनके थॉट्स के ऊपर किया था, ठीक है? उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें समझाई थी कि थॉट्स को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं या थॉट्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर अगर थोड़ी-सी बात करें कि एंग्ज़ायटी को या सोशल एंग्ज़ायटी को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो अगर जो है कि वो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियरिटी के लेवल के ऊपर अगर वो उसके ऊपर है, माइल्ड लेवल के ऊपर है, तो लाइक हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो गार्डियंस हैं, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है? लाइक चाहे वो 1-2 ही दोस्त क्यों ना हों, अगर वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, वो हमें थोड़ा गाइड कर रहे हैं या वो हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? या फिर वो हमें कोई रिवार्ड सिस्टम दे रहे हैं। अब रिवॉर्ड या बूस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी इस एंग्ज़ायटी को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है कि उसका सीवियरिटी लेवल ज़्यादा है, मॉडरेट लेवल पे है, सीवियर लेवल पे है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डायग्नोज़ कराएँ कि आया कि वाक़ई ही हमें सोशल एंग्ज़ायटी है या जस्ट फ़ियर है या जस्ट हम लोग हमारी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये चीज़ें, तो हम जो है कि उसको कह सकते हैं कि हाँ जी, ये चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं। अदरवाइज़ हमें कहीं न कहीं गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ताकि हमारे जो प्रॉब्लम होते हैं हम उनको ओवरकम कर सकें। 2 सबसे पहले हमें ये करना चाहिए इसमें अगर हम इसकी थोड़ी-सी मैनेजमेंट के ऊपर बात करें तो कभी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करें। हाँ, ठीक है, आप अपने टैलेंट के लिहाज़ से खुद को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक अगर उसके लिए उसके पास ये टैलेंट है तो मुझे भी थोड़ी-सी ये चीज़ें उससे अडॉप्ट करनी चाहिए लर्निंग के लिए। लेकिन ये कंपैरिज़न मत करें या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर मत लेकर आएँ कि जी मैं दूसरों से कमतर हूँ या मैं बोल नहीं सकता। हर बंदा अपनी जगह पे उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। वो मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा होता है अपनी लाइफ़ में, ठीक है? हाँ, अब अगर एक बंदा डॉक्टर बन गया ज़रूरी नहीं है दूसरा ही डॉक्टर बने। वो उसी की फ़ील्ड में कोई कुछ और भी बन सकता है। या आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो एक अगर डिबेट में एक बंदा बहुत अच्छा है और आप इस डर से करेंगे दूसरा इतना अच्छा है तो मैं उस जितना अच्छा नहीं कर सकता तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप जितने अच्छे हैं आप उतना कर सकते हैं, आप उतना ज़रूर करें। चाहे आप अपना 5% दे रहे हैं, चाहे आप उसके लेवल या उसके हिसाब से आप अपना 1% भी दे रहे हैं, आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है? तो जितनी भी एंग्ज़ायटी होती है, चाहे वो सोशल एंग्ज़ायटी है, तो सोशल एंग्ज़ायटी मैं दोबारा से बता रही हूँ, सोशल एंग्ज़ायटी क्या है कि जब हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे जाना अवॉइड करते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करते हैं, हमने किसी शादी शादी पे जाना है, वहाँ पे अवॉइड करते हैं। क्यों? फ़ियर ऑफ जजमेंट की वज़ह से। मैं कैसी लग रही होंगी? मैं ठीक लग रही हूँ? मैं ठीक नहीं लग रही? मेरे साथ ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा होगा। भई आप अच्छे हैं, आपके साथ अच्छा लग रहा है, आप खुद उसमें कंफर्टेबल हैं, तो आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको दूसरे क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, आप बोलने में जहाँ जैसे बोलने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप पहली बार बोलेंगे इतना अच्छा नहीं बोल सकेंगे। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है? आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे परफेक्ट नहीं भी हैं, लेकिन आप परफेक्ट से थोड़े कम हैं, लेकिन हैं ज़रूर। तो आप अपनी इन चीज़ों को इस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको फ़ियर का भी पता चल गया होगा कि फ़ियर क्या है, उसके बाद पर्सनैलिटी टाइप, आप पर्सनैलिटी टाइप को कैसे देख सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन-सी है, ठीक है? आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन-सी है? आप इंट्रोवर्ट हैं, तो इंट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, थिंकर होते हैं। अब ये नहीं है कि जी अब अगर हम देखा जाए तो
शाइनेस होती है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा होता। उनकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी-सी मतलब कम ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि वो अपना जो टास्क है उनकी लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन उनका जो टास्क है उसको वो परफ़ॉर्म ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या है कि जो सोशल एंग्ज़ायटी के जो लोग होते हैं वो अपना टास्क सही से परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाते। अब जो है कि उनकी जो भी जो टास्क उनको दिया जाता है लाइक उसने प्रेज़ेंटेशन देनी है, तो वो लोग कर ही नहीं पाते। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई बंदा अपने अगर करियर के ऊपर अगर बात की जाए, ठीक है? लाइक आपने सेकंड ईयर कर ली, उसके बाद आपने किस फ़ील्ड में जाना है। लाइक आपका अगर इंटरेस्ट है कि जी आपने फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है और आप किसी मैनेजर की पोस्ट पे आपने वहाँ के लिए अप्लाई कर लिया या आपने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लिए जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट ही नहीं कर रहे। तो वहाँ पे आपको जॉब मिल गई जी मैनेजर की मिल गई या आपने कोई और मिल गई कोई जॉब, ठीक है? तो आपके लिए वहाँ पे जाके मसला होना शुरू हो जाएगा। आप पहले खुद को जानें, हू आई एम आप कौन हैं? ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है? उसके बाद आपके लिए उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके पास अगर आपने पर्सनैलिटी टाइप आपको पता चल गई, तो आपने कौन-सी साइड आपको सूट कर रही है, ठीक है? यानी कि कौन-सी डायरेक्शन आपने मेडिकल में जाना है, आपने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, आपने फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ जाना है, आप अगर अच्छा बोल सकते हैं आपने एंकर बनना है, क्या बनना है? लेकिन अपने लिए ये ऐसी फील्ड भी ना सेलेक्ट कर लें जिसका आगे कोई फ्यूचर बेनिफिट ही नहीं है। आप आप मशवरा ज़रूर करें लेकिन आप अपने आप को देखें, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं। आप अगर दूसरों के साथ कंपैरिज़न करके आप इंजीनियरिंग में चले गए, आपको होना ही नहीं है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। आपको जब वहाँ पे गए आपको तब पता चला इंजीनियरिंग के लिए तो मैं बना ही नहीं हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे जाके ये सारी जितने भी चाहे वो मेंटल मेंटल सॉरी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो भी हैं वहाँ पे जाके होते हैं क्योंकि हमारे अभी ये चीज़ें अवेयरनेस ही इतनी नहीं है कि करियर काउंसलिंग की जाए स्टूडेंट्स की या लोग अप्रोच ही नहीं करते साइकोलॉजिस्ट के पास या करियर काउंसलर के पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं अब अगर साइकोलॉजी को देखा जाए तो इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा ब्रांचेज हैं कि आप आप किसी के पास भी जाएं ठीक है अब जिस तरह से यहाँ पे सर मोइन की ऑर्गेनाइजेशन है सर फ्री में वेबिनार करवाते हैं क्यों वेबिनार करवाते हैं यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं जो यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है यूथ में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है सॉरी सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं क्यों पाई जाती हैं क्योंकि जब करियर काउंसलिंग की बात आती है या सिलेक्शन की बात आती है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ठीक है आपके एबिलिटी टेस्ट होते हैं आपकी एबिलिटी क्या है आपका एप्टीट्यूड किस तरह आपका रुझान किस तरफ है आपने कौन सा अपने लिए कौन सा एरिया आपने सेलेक्ट करना है अपने लिए तो उसके लिए आपका अपने 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 आप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आप कौन है आप इस फील्ड के लिए बने हैं या नहीं या सिर्फ दूसरों के साथ कंपैरिजन करने के लिए आपने ये फील्ड सेलेक्ट कर ली है तो यहाँ से जितने भी साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज होते हैं वो यहाँ से अराइज होते हैं ठीक है और दूसरी बात जिस तरह से अब हमारी कुछ विशेज़ ऐसी होती हैं जो हम लोग चाहते हैं कि ये पूरी हो ही हो तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे की हर विश पूरी हो वहाँ पे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है आपको काउंसलिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि जी अगर एक विश पूरी नहीं हुई है तो आपकी मे बी कोई और विश पूरी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ से आपकी जितनी एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, कोई भी है, ठीक है? तो यहाँ से ये चीज़ें अराइज़ होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यहाँ से अराइज़ होते हैं, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर यहाँ से अराइज़ होते हैं, आपके डिप्रेसिव डिसऑर्डर यहाँ से अराइज़ होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हैं। यहाँ से हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात नहीं करेंगे, वो बाय बर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जितने भी मूड डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप डिसऑर्डर हैं उसके बाद अगर हम देखा जाए पैराफिलिक्स जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, वो यहाँ से अराइज़्ड होते हैं। जब आप एनालिसिस नहीं करते, अपने आप के बारे में आप जानने की कोशिश नहीं करते कि आप कौन हैं, आप आपकी क्या डिमांड है, अपने आप से आपकी क्या डिमांड है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं,
जो कि एंग्ज़ायटी को प्रोवोक करते हैं। फिर वो एंग्ज़ायटी क्रोनिक एंग्ज़ायटी बन जाती है या फिर वो किसी न किसी एक टाइप के अंदर चली जाती है, जिस तरह से जनरलाइज़ एंग्ज़ायटी है, सेपरेशन एंग्ज़ायटी है, सोशल एंग्ज़ायटी है। आगे से एंग्ज़ायटी की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, फ़ोबियाज़ हैं, उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये चा सारी चीज़ें अराइज़ होती हैं जो कि आगे हमारी क्रोनिक डिज़ीज़ के ऊपर अच्छा और फिर फ़िज़िकल जो अगर देखा जाए, अब जिस तरह से फ़िज़िकल रिस्पॉन्स आपके गैस्ट्रिक इश्यूज़ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके साथ आपके स्लीप प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपके कहीं पे पेन है, मसल स्ट्रेचिंग है, मसल्स पुल हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, ये सारे यहाँ से ही डेवलप होते हैं। जब आपकी थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं होती या आप अपने सोचों को आने नहीं देते, आके उनको एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करके उनको रिजेक्ट नहीं करते। यहाँ से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपको एक सोच आई, आपने वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया, आपने उसको आने ही नहीं दिया। जब आप स्टॉप कर देंगे, वो आपको बार-बार, बार-बार आएगी। जब आपने आके एक्सेप्ट कर लिया, आपने देखा इसमें तो कोई रियलिटी ही नहीं है। ये तो सिर्फ़ मेरी एक सोच थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ठीक है? तो आप तब उस सोच को अपनी उस चीज़ को मैनेज कर सकेंगे और आप अपनी एंग्ज़ायटी से, अपनी डिप्रेशन से, आप अपनी एंग्ज़ायटी से, आप अपने स्लीप डिसऑर्डर से, आप अपनी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से कोप अप कर सकेंगे। लेकिन जहाँ पे आप ज़रूरत महसूस करेंगे, अब ये आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो देन आप अपने साइकोलॉजिस्ट से आप रिव्यू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी मेडिसिन से ही हल हो। आपकी काउंसलिंग से हो सकती है, आप जिस तरह से डिफरेंट वेबिनार्स होते हैं या आप अपने ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा प्रोफ़ेशनल्स हैं हमारे ग्रुप में, उनसे आप बात कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं। तो ताकि आप जो है कि अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है, आप उनको सॉल्व करें, आप उनको सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है? तो आज का जो बेसिक जो टॉपिक था वो यही था कि सोशल एंग्जायटी क्या है। तो सोशल एंग्जायटी को लाइक एक अगर आपने प्रेज़ेंटेशन देने जाना है तो वहाँ पे अगर एक टिप है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ। आप लोग मिररिंग टेक्नीक यूज़ करें। लाइक आप जब अपने आप से आँखें नज़रें मिला सकेंगे तो आप समझ लें कि आप पूरी दुनिया से नज़रें मिला सकते हैं। जब आप अपने साथ अपना आई कॉन्टैक्ट नहीं बिल्ड कर सकते तो आप जो है कि किसी से भी बिल्ड नहीं कर सकते। जब आप अपने आप से नज़र मिला के बात करेंगे, आप खुद से बात करेंगे, तो यकीन मानें आप पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ ही बात करने में अनकम्फ़र्टेबल हैं, आप खुद से ही बात नहीं कर पा रहे, तो फिर आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आपने फुली प्रिपेयर्ड हैं, आप अपीयरेंस आपकी बहुत अच्छी लग रही है। लाइक आप वेल ड्रेस्ड हैं, आपने बहुत अच्छा गेटअप किया हुआ है, आपकी फुली प्रेज़ेंटेशन है, आपने स्लाइड्स बहुत अच्छी बनाई हैं, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपका अपने साथ ही आई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप किसी और के साथ अपना आई कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। तो बेस्ट यही होता है कि आप सबसे पहले अपने साथ अपना आई कॉन्टैक्ट बनाएँ, ठीक है? ताकि आप फिर दूसरों के साथ अपना आई कॉन्टैक्ट बना सकें, आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों के साथ लाइक आप यहाँ पे अगर खड़े हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपने कैसे बात करनी है, आपने कैसे इन चीज़ों को देखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप अपनी सोशल एंग्ज़ायटी को कम कर सकते हैं। आप अपनी लाइक कोई भी एंग्ज़ायटी है, सिंपल एंग्ज़ायटी हो रही है, वैसे एंग्ज़ायटी हो रही है। उसके बाद सेपरेशन एंग्ज़ायटी है, जर्नलाइज़ एंग्ज़ायटी है। जर्नलाइज़ एंग्ज़ायटी लाइक आपने उसको कर दिया जनरलाइज़ कर दिया फ्यूचर के ऊपर, ठीक है? लाइक आपने लाइक अगर कोई चीज़ अभी है ही नहीं है, आपने कह दिया जी अगर 1 साल भी गुज़र गया तो मेरे साथ यही कुछ होना है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से आप अपनी एंग्ज़ायटी को कम कर सकते हैं, आप अपने फ़ियर को कम कर सकते हैं, फ़ियर को ख़त्म कर सकते हैं। आप अपनी जो आपकी जो इरेशनल बिलीव्स हैं, ठीक है? या आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उनको इस तरह से ओवरकम करके आप अपनी जो है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, आप उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जब आप अपनी सोचों के साथ वर्क करेंगे, जब आप अपनी पर्सनैलिटी के साथ काम करेंगे, जब आप ये जानेंगे कि आप कौन हैं, आपकी अपनी डिमांड्स क्या हैं, आपने अपने साथ क्या कंपैरिज़न करना है, आपने अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आप जब उसको पहचानेंगे तो फिर मेरा नहीं ख़्याल कि आप किसी चीज़ में सफ़र कर सकते हैं। अगर लाइक डिप्रेशन भी है या एंग्ज़ायटी भी है, तो
आप तभी उसके साथ कोप अप कर सकेंगे जब आप खुद उस चीज़ के बारे में जान सकेंगे कि व्हाट इज़ एंग्ज़ायटी, व्हाट इज़ सोशल एंग्ज़ायटी, ठीक है? आप अगर एक नॉर्मली एक चीज़ को एक लाइक सिर्फ़ शाइनेस है आपकी या सिर्फ़ फ़ियर है, आप उसको एंग्ज़ायटी का नाम देना शुरू कर देंगे तो आप वाक़ई एंग्ज़ायटी में सफ़र करेंगे। अगर आप उसको एक नॉर्मल चीज़ ले रहे हैं, एक नॉर्मली उस चीज़ को ले रहे हैं, तो वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को समझ लिया, आपने जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि नहीं, एंग्ज़ायटी वो है जब उसका एक क्राइटेरिया है, वो मीट कर रहा है तो तब हम उसे कहेंगे ये एंग्ज़ायटी है। लाइक सोशल एंग्ज़ायटी भी है तो उसका अगर वो क्राइटेरिया है, पब्लिक प्लेस के लिए उसका क्या क्राइटेरिया है और अगर आप पर्सनल एक सिचुएशन में हैं, तो उसके लिए उसका क्या क्राइटेरिया है। जब आप इन चीज़ों में फ़र्क कर सकेंगे, तो आप इस चीज़ों में आगे मतलब आप लोग के लिए वो चीज़ें आसानी हो जाएँगी। अब यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है, तो हैंड रेज़ करें या ग्रुप में मैसेज करें सॉरी मैसेज करें तो फिर मैं आप लोग को साथ-साथ रिप्लाई करती हूँ। माइक अनम्यूट करके जिस जिसका क्वेश्चन है वो कर सकते हैं यहाँ पर ना। जी कुरातुलैन बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिस कायनात, मेरा आपसे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एक क्वेश्चन है कि हमने बात कर ली सोशल एंजाइटी क्या होती है, हमने बात कर ली इसके प्रेवलेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। इज देयर एनी पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक वर्क, इज देयर एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट that people should be aware of कि जब ऐसा होता है then we have to go towards this passage? एज यू नो, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें तो पता है कि थेरापेटिक वर्क किस तरह से किया जाता है, बट बीइंग द अदर प्रोफेशनल्स लोगों को आइडिया नहीं होता। सो व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशन फॉर दोज पीपल एट दैट पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के जो उन्हें करना चाहिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम? अ, जी, बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट एड में यही चीज़ होती है ना कि लाइक अगर हम तो प्रोफ़ेशनल हैं, हमें पता है कि जी इसकी ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी है, सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि अगर उसका सीवियरिटी लेवल लाइक अगर आपको एक सिचुएशन में आपको पता चल गया कि जी मैं अगर हर सिचुएशन में जा रहा हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। लाइक अगर वो पब्लिक प्लेस में जा रहा है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एक बार अगर हो गई है, तो ठीक है, मेबी कोई फैक्टर हो सकते हैं, वो अनकम्फर्टेबल है या वो जिस जगह पे गया है वो कम्फर्टेबल नहीं थी उसके लिए, तो वो एक बार अगर उसको हो गया तो ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो हर सिचुएशन को अवॉइड कर रहा है लाइक वो कोई मीटिंग है, कहीं शादी है, उसकी फैमिली गैदरिंग है, कहीं पे भी उसकी फ्रेंड सर्कल में वो जा रहा है, तो उसको अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है, उससे वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही, तो फिर उसको कंसल्ट करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है? या फिर भी कोई काउंसलर हैं उनके साथ उनको इंटरेक्ट करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने बताया है कि जब वो मिररिंग टेक्नीक है जो बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है? उसके साथ रिलैक्सेशन टेक्नीक्स हैं रिलैक्सेशन टेक्नीक्स हैं। अगर वो रिलैक्सेशन टेक्नीक से उसको पता चल गया है कि हाँ जी, रिलैक्सेशन के साथ जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, उससे पहले मैं डीप ब्रीथिंग करता हूँ, तो मेरी वो जो एंग्ज़ायटी है वो कम हो जाती है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर उससे मैनेज नहीं हो रही, तो वो लाज़मी कंसल्ट करे। अगर एक चीज़ आपसे मैनेज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, जो कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को, क्वालिटी ऑफ वर्क को अफ़ेक्ट कर रही है। तो देन वो कंसल्ट कर सकता है। अगर वो फर्स्ट एड में देखा जाए, तो फर्स्ट एड में जिस तरह से मैंने बताया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है, ठीक है? उसके साथ मिररिंग टेक्नीक्स है। मिररिंग टेक्नीक है, वो उसको अप्लाई करे। जब वो अपने साथ उस आई कॉन्टैक्ट सही से बन जाएगा उसका, देन वो किसी भी पब्लिक प्लेस में या उसकी कोई प्रेज़ेंटेशन है, स्टूडेंट है, तो उसकी कोई प्रेज़ेंटेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी उसके लिए, ठीक है? तो फर्स्ट एड यानी में तो यही है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दैट इज द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट टू डिटरमिन कि ऑन हैंड ट्रीटमेंट क्या चलना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर सिम्टम। ये एक इंडिविजुअल के सिम्टम्स पे डिपेंड कर रहा होता है।
बिल्कुल। राइट? देखिए बिल्कुल, देखिए अब सिक्योरिटी लेवल के ऊपर भी हम जा रहे होते हैं। अगर वो जो है कि हम उस चीज़ को तब तक सोशल एंग्ज़ायटी या कोई भी एंग्ज़ायटी नहीं डिसऑर्डर नहीं कंसीडर करते जब तक वो एक क्राइटेरिया जो हमें हमारे पास मौजूद है, उसके जो बेसिक जो क्राइटेरिया है अगर वो उसको मीट कर रहा है देन हम उसको कहेंगे कि हाँ जी, ये इस एंग्ज़ायटी में सफ़र कर रहा है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मली उसको सिर्फ़ एक नर्वस हो रहा है, नर्वसनेस की फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है? तो अगर उसका कोई वो अराउज़ल नहीं है यानी कि फ़िज़िकल रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि फ़िज़िकल कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन तो नॉर्मल है ना, हर बंदा जो है कि नर्वस हो रहा होता है जब वो पहली बार कहीं पे जाता है, पहली बार कहीं पे बोलता है, ठीक है? अगर उसका कोई फ़िज़िकल अराउज़ल नहीं है, फ़िज़िकल कोई सिम्पटम्स नहीं आ रहे, एंग्ज़ायटी में तो ये देखा जाता है ना कि फ़िज़िकल सिम्पटम्स भी उसको आएँ, शाइनेस में नहीं आते। एग्ज़ैक्टली। अ तो एंग्ज़ायटी में फ़िज़िकल सिम्पटम्स आते हैं। अगर उसको वो चीज़ें आ रही हैं, उससे मैनेज नहीं हो पा रही, तो फिर तो एक ही ऑप्शन है कि वो कंसल्ट करे, डायग्नोज़ करवाए, ठीक है? सीवियरिटी लेवल चेक करे, देन जाके वो फिर ट्रीटमेंट तो उसका यही है कि अगर वो माइल्ड मॉडरेट लेवल पे है, तो हम साइकोथेरेपी के ज़रिए उसको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर हम उसको एंटी एंग्ज़ायटी ड्रग्स के ऊपर लेके जाते हैं और वो भी साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं। I would actually looking forward to add one thing here. Ke, being a psychologist, when I have been practicing from the last 3.5 years, तो मुझे एक चीज देखने को मिली ये कि जी। people will just come to us and they would say कि मुझे ना डिप्रेशन है। हुँ, आपको कैसे पता कि आपको डिप्रेशन है? मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है। बिल्कुल। यहाँ हम आपको वेबिनार देते हैं, हम आपको अवेयरनेस देते हैं। यू आर नॉट द वन टू से कि आपको क्या मसला है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जस्ट गो फॉर द थेरेपिस्ट, गो फॉर द कंसल्टेंट। हम मैनुअल्स देख कर बैठे हुए हैं, हम वो लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे। वी आर द वन टू डायग्नोज यू और टू गो टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। आप खुद से अपने आप को प्रॉब्लम का शिकार ना समझें। फिलहाल जस्ट प्रॉब्लम में फंसा हुआ ही समझे तो बेहतर होगा। एंड दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक समटाइम्स। सो क्या आप ये बता सकती हैं कि व्हाट आर द डायग्नोस्टिक प्रोसेस और व्हाट आर द बेसिस कि जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि यस दिस पर्सन इज हैविंग अ सोशल एंजाइटी? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो अगर ऑनसेट उसका देखा जाए कि ये कौन-सी एज में अब अगर हम देखते हैं तो जी एडोलेसेंस की एज में एंग्ज़ायटी या सोशल एंग्ज़ायटी 8 टू 15 की एज में या ऑनवर्ड, ठीक है? तो ये एंग्ज़ायटी जो है कि उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? या ऑनसेट है उसका। उसके साथ अब जो बेसिक चीज़ है कि वो 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन अगर इसका देखा जाए, तो 6 मंथ उसका मीट करेगा तो हम उसे कहेंगे 6 मंथ में कितनी बार उसको ये चीज़ें आई, ये सिम्पटम्स आए, ठीक है? उसके साथ उसने पब्लिक प्लेस यानी कि उसका हम रूटीन चेक करेंगे। लाइक जो है कि उसकी रूटीन क्या है, वो अवॉइड करता है, नहीं करता, सिचुएशन में जाना हो वो अवॉइड कर रहा होता है। अच्छा जब वो जाता है तो उसके साथ उसके फिज़िकल सिम्पटम्स क्या आते हैं, उसके इमोशनल सिम्पटम्स क्या आते हैं, ठीक है? तो उसकी बेस पे देन अगर फिर जितने साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं हम वो अप्लाई करते हैं उस देन फिर हम ये कहते हैं कि हाँ जी, इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजिकल जो टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं वो इस वजह से किए जाते हैं ताकि हमें उसके सीवियरिटी लेवल के बारे में हम जान सकें कि हाँ जी, ये वाक़ई इसके साथ ये इश्यू है और फिर जो है कि हम उसकी बेस के ऊपर उसको डायग्नोसिस देते हैं। लाइक अगर बहुत सारे हम अपने इर्द-गिर्द भी लोग देखते हैं, अब जिस तरह से मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ, तो अब एक बंदा है उसने कहा जी मुझे एंग्ज़ायटी भी है, मुझे डिप्रेशन भी है, मुझे ये भी मसला है। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे पता है? उसने कहा मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम सारे हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कब से हो रहे हैं? जी ये कोई हो रहे हैं कुछ कुछ 2 हफ्ते हुए हैं तकरीबन। तो ना मुझे मुझे एंग्ज़ायटी भी है। मैंने कहा अच्छा आपको किसी ने कहा है आपको एंग्ज़ायटी? कहती नहीं मुझे खुद पता है मुझे एंग्ज़ायटी है। तो लोग नॉर्मल स्ट्रेस को डिप्रेशन का नाम देते हैं। नॉर्मल अपनी जो नर्वसनेस की जो कंडीशन होती होती है शाइनेस को, वो उसको एंग्ज़ायटी का नाम दे रहे होते हैं। अब जो है कि कॉज़ल फैक्टर हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि किसी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें सारी जब देख लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग डायग्नोज़ करते हैं कि हाँ जी, आप इस तरह के डिसऑर्डर में या आप इस डिसऑर्डर में सफ़र कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि लेबल तो खुद को करना ही नहीं होता है, चाहे वो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट
या यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आपने खुद को लेबल अच्छा, तो करना ही आई एम नहीं है कि सॉरी जी मैं मैम, इस चीज़ में हूँ। आई एम सॉरी मैम, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लेबल तो करना नहीं होता, खुद को तो लेबल करना है नहीं करना वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपने अपने जो इर्द गिर्द वाले हैं बिल्कुल, जिन्हें आप जानते हैं उन्हें भी आपने लेबल नहीं करना। आप उनको लेबल करके और बिल्कुल, केस खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो घर की मुर्गी जो होती है ना वो दाल बराबर होती है। मतलब आप जितने बड़ी साइकोलॉजी, मैं पीएचडी पे हूँ, मैं घर वालों को अगर किसी की थेरेपी लेकर बैठा हूँ कहते हैं तो नफ्सियाती है तो चल निकल जाए यहाँ बिल्कुल। से कहते हैं। तो यही चीज़ मैं हुँ। आप सबको बताऊँगा कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो घर वालों के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, अपनी चेयर के ऊपर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, दैट्स इट। अपने घर वालों का कभी कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस कोई केस ना पकड़ें। पर बिल्कुल, सर इम्पॉर्टेंट थिंग इज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, अभी मैं रिसेंटली पढ़ी थी, इट वाज अराउंड 2020 फर्स्ट रिसर्च जर्मन में ही कंडक्ट हुई थी, और उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन था कि समटाइम्स एंजाइटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर वर्कआउट। अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी ना, अगर आपको फियर ऑफ फेलियर ही नहीं होगा, तो आप काम ही नहीं करोगे, आपका आउटपुट लेवल ही वो नहीं जाएगा। अ, तो समटाइम्स एक इंडिविजुअल का एंजाइटी या एंशियस होना भी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द वर्कआउट। मैम मैं यहाँ पे एक चीज़ ये इनको सबको ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एंग्ज़ायटी नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है? अब जब तक आप बेचैन नहीं होंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएँगे, ठीक है? लेकिन ये चीज़ है कि वो चीज़ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ वर्क पे अफेक्ट ना करे, इस चीज़ को लाज़मी देखना है, ठीक है? अगर जो है कि एंग्ज़ायटी हो रही है, एक नॉर्मल एंग्ज़ायटी है, मेरा कल टेस्ट है, अगर मुझे एंग्ज़ायटी नहीं होगी, मैं उसकी प्रिपरेशन ही नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि जब तक हम इस चीज़ के ऊपर सीरियस नहीं होंगे या जब तक हम इस चीज़ को लेंगे नहीं, हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमने ये चीज़ देखनी होती है कि वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ वर्क पे अफेक्ट ना करे, हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। ये ना हो हम एंग्ज़ायटी के चक्कर में टेस्ट याद करना ही भूल जाएँ। तो इन चीज़ों को साथ में देख के फिर लेके चलना होता है। अच्छा अच्छा इसके यहाँ पे आपके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा यहाँ जितने पे भी मैं पार्टिसिपेंट्स हैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लाइक जैसे कि अब होता है ना कि पास होने के लिए एक टेस्ट में आपको 33% लाजमी चाहिए होते हैं, 100 में से 33। तो एंजाइटी इसी तरह से, एंजाइटी नेसेसरी नहीं है कि आपको हो रही है मुझे नहीं। एंजाइटी जितने भी इंसान है सबको होती है, बट एक स्टेज होती है। मतलब लाइक अब जैसे पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए हुँ, होते हैं ना, इस तरह एंग्जाइटी का भी एक लेवल है, वो उस लेवल तक रहे तो वो बिल्कुल नॉर्मल है और होना नॉर्मल है एंग्जाइटी। जब उस लेवल को वो क्रॉस कर जाती है मी टू से, तब आपको नीड होती है कि अब आपको सेशन लेना चाहिए। और एंग्जाइटी जिस तरह से लोग डरते हुए आ रहे होते हैं मेरे पास, स्पेशली पाकिस्तानी डॉक्टरों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसलाइक इस चीज़ के ऊपर करता हूँ कि वो इतना डरा देते हैं आपको तो एंग्जाइटी है कभी ख़त्म नहीं होगी। और लोग समझते हैं कि शायद एंग्जाइटी लाइक का कैंसर, मुझे कोई कैंसर हो गया, लोग इस तरह से मेरे पास मतलब शिवरिंग स्वेटिंग में आ रहे होते हैं कि लाइक हमें एंग्जाइटी है, हमारा पता नहीं क्या होगा कि मैं क्या। अगर तुम्हारे कुछ भी नहीं है, इट्स नॉर्मल, मुझे भी होती है एंग्जाइटी, बट मैं अपनी एक लिमिट के ऊपर रखता हूँ एंग्जाइटी को। मैं इतना ओवर लिमिट नहीं होता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो एंग्जाइटी सबसे बढ़ाने वाली चीज़ है हमारा माशरा है। हमारा माशरा हमारे अंदर गंद भरने वाला है। बिल्कुल, हम अपने माशरे से थोड़ा सा कट ऑफ करके अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एंग्जाइटी डिप्रेशन ये कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो मेरी दिल से दुआ है कि सबको एक एक दफा तो एंग्जाइटी डिप्रेशन होना चाहिए। आप सबको उस स्टेज के अंदर जाना चाहिए ताकि आप अगले की कंडीशन समझ सको कि अगला डिप्रेशन में और एंग्जाइटी के अंदर क्या फेस फेस कर रहा होता है, क्या फील कर रहा होता है वो। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा सर बेसिकली बात सारी यही है कि एक्चुअली द वर्ड्स आर द गेम। ठीक है, आपके अल्फाज ही सारी गेम खेल रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल, अपने वर्ड्स के बारे में केयरफुल रहेंगे, तो अगले बंदे को भी शायद इतनी एनजाइटी ना हो कि उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो, या शायद उसके लिए बाद में इतना प्रॉब्लमैटिक ना हो आउटकम कि वो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाए। बिल्कुल सो यही चीज़ है ना यहाँ वर्ड्स पे आर द अवेयरनेस की। लाइक अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जिस तरह से बताया हमारे अल्फाज़ या कोई भी किसी के भी हैं, तो वो हमारी चाहिए थॉट्स तुम्हें? डेवलप कर रहे होते हैं। जी, तो उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि ना यहाँ पे अवेयरनेस, अब अवेयरनेस जिस तरह से सर का वेबिनार्स करवाते हैं, तो ये क्या मकसद है इसका? यही चीज़ है नेट कि तोड़ कहाँ लोगों से? में अवेयरनेस डेवलप। जी, आमना आपको कोई क्वेश्चन है? ठीक दबाना मैसेज हो, रिप्लाई नहीं देंगे।
मैडम माइक अनम्यूट कर लें, माइक अनम्यूट, माइक म्यूट है आपका। जी जी, माइक अभी तक म्यूट ही है आपका मैडम। हाँ जी, वो आपने किया हुआ था सर, वो आपने किया हुआ था इस वजह से। अच्छा अच्छा। अब मैंने तो कर लिया है। अच्छा, एक तो मिनट, अब ये चीज़ है कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ और हाँ ऐड जी। करना चाहूँगा कि जो एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है ना, ये सब चीज़ सब लोग कर ले। मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं, मैं एक आम इंसान होकर के आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के बाद हुँ, सॉरी स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के बाद डिप्रेशन। ये तीनों चीजें जब इंसान को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की जैसे कि कैंसर की स्टेज होती है ना, कैंसर 1, कैंसर 2, कैंसर 3, कैंसर 4, ये कैंसर वाली बीमारी नहीं है, लेकिन मैं एज अ एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी तरह स्ट्रेस होता है पहले, स्ट्रेस के बाद आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी के बाद आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो शिज़ोफ्रेनिया तक भी ट्रांसफर हो जाते हैं, और कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स आ रही होती है। तो ये नॉर्मल है, ये कोई इतनी लाइलाज बीमारी नहीं है, कोई इतनी लाइफ टाइम तक चलने वाली बीमारी नहीं है। बट हमारा माइंडसेट लोगों ने इस तरह बना दिया है कि भाई ये तो नफसियाती हो गया, जिसे डिप्रेशन हो जाता है उसे कहते हैं नफसियाती हो गया। अच्छा, टाइम थोड़ा रह गया, अब जिस जिसके क्वेश्चन है मैडम से पूछ लें काइंडली। जो जो क्वेश्चन है, जो जो क्लियर करना है इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन है मैडम से पूछ सकते हैं। मैम इसके अलावा जनरली हमारे ये होता है ना कि प्रेजेंटेशंस वगैरह में अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो तो हम हमेशा यही कह रहे होते हैं कि ये स्टार्ट का अभी आपका 1-2 साल है ना, तो ऐसे ऐसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो सही हो जाएगा। तो बाकायदा ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस पे ही बात खत्म कर देते हैं ज़्यादातर। मतलब इस तरफ लेके ही नहीं जाते, किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि इस तरह का कोई एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है या कुछ। देखिए, यहाँ पे ना सबसे ये जो मेन चीज़ है ना, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। जब एक चीज़ों को ना अब साइकोलॉजी या डीएसएम को या सिर्फ़ इन डिसऑर्डर्स को ज़रूरी नहीं कि वही स्टूडेंट्स पढ़ें या वही लोग पढ़ें कि जो इस फ़ील्ड में हैं। अवेयरनेस के लिए, अपनी हेल्प के लिए सबको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब तो आप अगर मेडिकल लाइक डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, फिज़िशियन के पास भी जा रहे हैं ना, वो सबसे पहले ये पूछते हैं, "अच्छा आपकी नींद कैसी है? गुस्सा तो नहीं आता?" ठीक है? तो वो जो फिज़िकल जो हम लोग को सिम्पटम्स आ रहे हैं ना, फिज़िकल अगर कोई मेडिकल कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? तो अब तो वो भी यही चीज़ दिखा बताते हैं कि जी हाँ, ये आपकी इस वज़ह से आपको कोई साइकोलॉजिकल कोई इश्यू है या आपकी कोई एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, उस वज़ह से आपको ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, ठीक है? तो अब कुछ जो है कि अवेयरनेस होनी स्टार्ट हुई है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती है। हम स्टूडेंट अब स्कूल्स में देखें, कॉलेजेस में देखें, तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस दी ही नहीं जाती। तो ये बेसिक वजह यही है कि जो हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, जो हमारी एंग्ज़ियस फीलिंग्स होती हैं, वो ही लीड कर रही होती है हमारी एंग्ज़ायटी को। अच्छा, एक और हैंड रेज़ हुआ है, अगर किसी और कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें। जी, अदनान मुराद साहब, आप क्वेश्चन करें, आप माइक अनम्यूट करें। और वेलकम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सर, आपका बहुत बहुत वेलकम। और क्वेश्चन करें, आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मलिक अदनान मुराद है जी। मैडम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आप लोग का मैं सुन रहा जी। हूँ, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग का, बहुत आप लोग तफसील से डिस्कस कर रहे थे। आप मुझे ज़रा प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, सपोज एक क्लाइंट है, उनको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के साथ हुँ। ओसीडी या एंग्जाइटी के साथ पीटीएसडी हो सकती है या नहीं? एक क्वेश्चन। बिल्कुल। ठीक अच्छा, ठीक है जी। बिल्कुल हो और सकती है। सेकंड, देखिए जी जी। जी जी, सेकंड सेकंड क्वेश्चन पे मेरा यही है कि सपोज एक क्लाइंट है, उनको ग्रीफ भी है और पीटीएसडी भी है, या पीटीएसडी है, डिप्रेशन भी है। तो आपके ख्याल में, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है जी, आपके ख्याल में आप मुझे ये बताइए कि पहले पीटीएसडी को आप ट्रीट करेंगे या डिप्रेशन को? अच्छा, अ, अब जो पहला क्वेश्चन था आपका ओसीडी और एंग्ज़ायटी का, तो ओसीडी में क्या होता है, बेसिकली होती है एंग्ज़ायटी है, ठीक है? एंग्ज़ायटी आपको लीड कर रही होती है ओसीडी की तरफ। अगर आप ओसीडी के सिम्पटम्स देखें, जो आपको ऑब्सेशंस आ रही हो, तो उसके साथ कंपल्सिव बिहेवियर होता है। वो क्या होता है, कंपल्सिव बिहेवियर क्या है, बेसिकली आप एंग्ज़ायटी है, ठीक है? एंग्ज़ायटी ही आपको उसकी तरफ ओसीडी की तरफ लेके जा रही है। आपको बार-बार बेचैनी हो रही थी, मैंने हैंड वॉश किए या नहीं, मैंने चेकिंग की है या नहीं। तो वो चीज़ एंग्ज़ायटी ही उसको लीड कर रही होती है। उसी में ही आप दोनों साथ हो सकते हैं। बिल्कुल ओसीडी और एंग्ज़ायटी हो सकती है, और पीटीएसडी और डिप्रेशन। आपने सबसे पहले अगर पीटीएसडी है तो आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक जो इवेंट होते हैं, ठीक है? उसको देखने होते हैं कि आपने उससे पहले ज़ाहिर-सी बात है आप उसकी डिप्रेशन के सिम्पटम्स को कम करेंगे,
तब आप उसकी जो है कि पीटीएसडी में क्या है, जो उसके किसी न किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से उसको आ रहा है। हम किसी से भी अगर डिप्रेशन के हमारे पास कोई पेशेंट आया है, तो हम उसके जो है कि उसके जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, वो तो बंदा फिर काम से गया। उससे पहले उसको मूड उसका स्टेबल करना है, उसकी एंग्जायटी के ऊपर सॉरी डिप्रेशन के ऊपर काम करेंगे। देन जो भी आगे वर्क होगा हम उसके ऊपर काम करेंगे, जो भी उसके जो फैक्टर्स थे या जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट थे हम उसके ऊपर फिर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसकी डिप्रेशन का लेवल देखेंगे, क्या लेवल है उसका, फिर हम उसको थोड़ा-सा स्टेबल करेंगे। देन फिर हम जो है कि उसके जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स रहे हैं हम उनके ऊपर वन बाय उसको डिस्कस करेंगे, ताकि उसका कैथारसिस हो सके और उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है? मैडम जिस तरह आपने बात की मैडम जिस तरह आपने बात की है कि एंग्जाइटी का, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आंसर मुझे क्लियर नहीं आया। ठीक है, क्लियर मुझे आंसर नहीं मिला, क्योंकि एंग्जाइटी तो खुद एक अम्ब्रेला है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड बात जो बिल्कुल, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो था तो पीटीएसडी का और डिप्रेशन का, तो वो डिप्रेशन भी का जरा आपने क्लियर पूछा, ठीक है। आपके जो आंसर जो स्पेशल। अदनान साहब, पहले हम एक ही क्वेश्चन पे बात कर लें। हुँ, अच्छा, ठीक है। इन माय हम 2 ओपिनियन आई मिनट एम कर देंगे। आल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपने जो पहले क्वेश्चन किया कि एंजाइटी क्या ओसीडी के साथ आ सकता है, राइट? यही क्वेश्चन था ना आपका? जी, जी, तो यही क्वेश्चन था। आ सकता है। बेसिकली मैं आपको एक आम लफ्ज़ में समझाती हूँ कि एक पौधा आप लगाते हैं ना, तो वो जड़ें पकड़ता जाता है और बड़ा होता जाता है। फल वो बाद में देता है। इसी तरह जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो जड़ें पकड़ते जाएँ तो वो फल फिर बाद में नज़र आना शुरू होते हैं। एंग्ज़ायटी बहुत अम्ब्रेला टर्म है। अ, शुरू में प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों के लिए वो एंग्ज़ायटी ही बन के रह जाती है। उनके लिए फिर वो फ़ोबियाज़ की सूरत में भी आ सकती है, उनके लिए वो डिफ़रेंट तरह की एंग्ज़ायटीज़ की सूरत में भी आ सकती है। एंग्ज़ायटी के बहुत से टाइप्स हैं। और कुछ लोगों के लिए वो मज़ीद प्रॉब्लम से प्रॉब्लम बनता चला जाता है। ओसीडी में ये होता है कि उनसे वो एंग्ज़ायटी, वो पर्टिकुलर किस्म की थिंकिंग हैंडल नहीं हो पाती, तो वो एक तरह का एक ख़ास किस्म का कोपिंग बिहेवियर बना लेते हैं। ठीक है? तो वो उनके लिए बन जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बिल्कुल। ठीक है? देखिए अब जिस तरह से है ना, जिस तरह से है कि अब एंग्ज़ायटी ही लीड कर रही होती है ओसीडी की तरफ, ठीक है? तो एंग्ज़ायटी बेसिकली यही है, ओसीडी में आपको होती ही एंग्ज़ायटी है। आप उस एंग्ज़ायटी की वजह से ही आप जो है कि वो आपका कंपल्सिव बिहेवियर हो रहा होता है। इसलिए आपको सबसे पहले एग्ज़ैक्टली। ओसीडी को समझना है, ओसीडी को समझना है कि ओसीडी है क्या चीज़। देन फिर आप जो है कि या आपने सबसे पहले एंग्ज़ायटी को समझना है, एंग्ज़ायटी क्या चीज़ है? एंग्ज़ायटी है ही जिस तरह से रेस्टलेसनेस है, और ओसीडी में भी आपको रेस्टलेसनेस ही होता है। वो उसी रेस्टलेसनेस की वजह से आपका वो कंपल्सिव बिहेवियर होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी उस एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए वो एक्शन परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक मैडम, है? 1 मिनट रह गया, तो अगला क्वेश्चन काइंडली ले लें क्योंकि 1 मिनट रह गया फिर कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी थैंक यू सर, मैडम। नेक्स्ट किसका? आपने अपने तरफ से जवाब दे दी इंशाल्लाह। मैं दोबारा अब तो नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिले, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था कि और बच्चों को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि मैंने अपने अदनान फील्ड में भाई, तकरीबन 9 ईयर। अच्छा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी। सॉरी आप अदनान भाई, बीएस आपको के मैं स्टूडेंट हो। इंशाल्लाह मैं अदनान आपको साहब, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कुरातुलैन 1 मैडम मैं मिनट सीनियर आपको टाइम। साइकोलॉजिस्ट हूँ गवर्नमेंट लीडिंग हॉस्पिटल में, सोशल वेलफेयर के साथ भी हूँ, और मेरा अपना फाउंडेशन और क्लिनिक पेज है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ जी, ऑल राइट बेसिकली। सर, ठीक है, मैं श्योर, मैं आप बिल्कुल हम में से किसी से पूछ लें। अदनान भाई, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाऊँगा, आपसे सेशन करवाऊँगा पूरा इंशाल्लाह, फिर आपसे जो है होगी। फिर आप ज़रा समझाइएगा क्योंकि मुझे आपका नॉलेज पर्सनली बहुत कॉल के ऊपर भी जब डिस्कशन हुई थी बहुत पसंद आया था। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम। सब लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉल ड्रॉप होने वाली है, सब लोग ख़्याल रखिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।